गुड मॉर्निंग। क्लास 12th बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज यूनिट सेकंड आनुवांशिकी तथा विकास चैप्टर के अंतर्गत चैप्टर नंबर 5 वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसे आपको समझना है। जो भी बातें हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। यह चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे विधिवत समझना जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रजनन जीवधारियों का विशिष्ट लक्षण है। प्रजनन का अर्थ है अपने समान संतान उत्पन्न करना। जीवों के संतान की उनके जनकों से समानता प्रदर्शित होती है। जैसे गाय के बच्चे गाय के समान, भेड़ के बच्चे भेड़ के समान, शेर के बच्चे शेर के समान, कुत्ते के बच्चे कुत्ते के समान होते हैं। गेहूं के बीज बोने पर गेहूं का पौधा, सरसों का बीज बोने पर सरसों का पौधा बनता है तथा गुलाब की कलम से गुलाब के पौधे ही बनते हैं। संतान तथा जीव की समानताएं इतनी होती हैं कि कोई अनपढ़ व्यक्ति भी उनकी पहचान भी उसी सदस्य के रूप में करता है। इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जनकों के लक्षण उनकी संतति में आ जाते हैं। इस प्रकार जनकों के लक्षणों या गुणों का उनकी संततियों में संचरण या ट्रांसमिशन, जिससे संतति की जनक से समानता प्रदर्शित होती है, आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहलाती है। इस प्रकार वंशागति ही आनुवांशिकता का कारण होती है। यह बात भी निर्विवादित सत्य है कि लैंगिक प्रजनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनी संतानें अपनी जनकों से पूर्ण रूप से समानता प्रदर्शित नहीं करती। एक माता पिता की संतान की आपस में कुछ भिन्नताएं जरूर पाई जाती हैं। यदि इन संतानों को अपने नज़दीकी रिश्तेदारों या भाई बहनों से तुलना करने पर पता चलता है कि भिन्नताएं कुछ और बढ़ गई हैं। मनुष्य में यही भिन्नताएं बहुत बड़े स्तर पर तथाकथित मानव नस्ल या ह्यूमन रेस के रूप में प्रकट होती हैं। मंगोलियन, कॉकेसाइड, निग्रो आदि की विभिन्न नस्लों के रूप में हम जानते हैं, परंतु ये सभी एक ही मानव प्रजाति होमो सेपियंस का निर्माण करती हैं। संतति की जनकों से इन असमानताओं को ही हम विभिन्नताओं के नाम से जानते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों में आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहते हैं। ये शाखा हमको ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ होती है कि क्यों एक ही परिवार के भाई बहनों की पहचान व्यक्ति आसानी से कर लेते हैं और घुंघराले बालों वाली जनकों की संतान प्रायः घुंघराले बालों वाली ही होती है। आनुवांशिकी के अंतर्गत वंशागत लक्षणों तथा आनुवांशिक विभिन्नताओं की वंशागति का अध्ययन करते हैं। आनुवांशिकता में उन सभी लक्षणों को सम्मिलित किया जाता है जो जंतुओं तथा पादपों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। इन सभी लक्षणों को वंशागत लक्षण हेरेडिटरी कैरेक्टर्स कहते हैं। लेकिन संतति में अनेक प्रकार के ऐसे भी लक्षण पाए जाते हैं जो उनके माता पिता से भिन्न होते हैं। इन विभिन्नताओं का आनुवांशिकता में विशेष महत्व है। जीवों के वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उन लक्षणों को वंशागत या आनुवांशिकी लक्षण हेरेडिटरी और जेनेटिक कैरेक्टर्स के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप अपने नोट्स में देख रहे हैं कि आनुवांशिक लक्षण क्या है, हेरेडिटरी कैरेक्टर्स क्या हैं, तो ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं,
आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। फिर है वंशागति क्या है, इनहेरिटेंस क्या है। तो आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना वंशागति कहलाता है। विभिन्नताएं क्या हैं, वेरिएशंस क्या हैं। यद्यपि संतानें अनेक लक्षणों में अपने माता पिता से मिलती हैं, फिर भी एक ही माता पिता की कोई दो संतानें बिल्कुल एक जैसी नहीं होती। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, एक ही माँ के उदर से पैदा हुए दो बच्चे हुबहू एक जैसे नहीं होते जब तक कि वे एक युग्म नजीय जुड़वा बच्चे न हों। स्पष्ट है कि एक ही माता पिता की विभिन्न संतानों में निश्चित रूप से अंतर पाए जाते हैं। जीवधारियों के बीच में पाए जाने वाले यही अंतर विभिन्नताएं या वेरिएशंस कहलाते हैं। आनुवांशिकी क्या है, वंशागत एवं विभिन्नताओं का अध्ययन ही आनुवांशिकी कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं, आनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसलिए हमें ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में भी जानकारी होनी जरूरी है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। आनुवांशिकी या जननकी, जेनेटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग विलियम बेटसन ने 1905 में किया था। जो भी बातें हम आपको शेयर कर रहे हैं, इनको ध्यान से सुनिएगा। जेनेटिक्स शब्द को विलियम बेटसन ने 1905 में सबसे पहले दिया था। जेनेटिक्स शब्द ग्रीक भाषा का शब्द जेन, GEN से बना है, जिसका अर्थ होना, टू बिकम या वृद्धि करना, टू ग्रो इनटू होता है। आनुवांशिकी की इकाई मीन्स यूनिट ऑफ जेनेटिक्स जीन्स होते हैं। आनुवांशिकी के आधारी सिद्धांतों की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 में एक किसान परिवार अर्थात माली परिवार में हुआ था और इनकी शिक्षा ब्रून नामक शहर में हुई थी, जो कि अब चेक रिपब्लिक का भाग है। मेंडल सन 1865 में यूरोप के ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में ऑगस्टिनियन नामक मठ में ईसाइयों के पादरी थे। मेंडल ने गणित एवं विज्ञान का अध्ययन ऑस्ट्रिया की वियना यूनिवर्सिटी में किया। हमारा आनुवांशिकी संबंधी मौलिक ज्ञान मेंडल द्वारा मटर के पौधे पर किए गए प्रयोगों के निष्कर्ष पर आधारित है। मेंडल ने मटर पर अनेक ऐतिहासिक प्रयोग सन 1856 से लेकर 1863 तक संपन्न किए। अपने अवकाश के समय में गिरजाघर के बगीचे में मेंडल ने मटर के पौधों के संकरण के अनेक प्रयोग किए। 8 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद इन प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर मेंडल ने आनुवांशिकता के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के रूप में ब्रून की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की बैठक में प्रस्तुत किया। मेंडल ने वंशागत के मूल नियम बनाकर मटर के पौधे के 7 तुलनात्मक लक्षणों, 7 कंपैरेटिव कैरेक्टर्स पर अपने संकरण मीन्स हाइब्रिडाइजेशन प्रयोग किए थे और आधुनिक आनुवांशिकी की नींव डाली। इसी कारण से ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवांशिकी का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। इन प्रयोगों को सन 1866 में द एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून नामक साधारण सी पत्रिका में प्रकाशित किया। दुर्भाग्यवश उस समय डार्विन के विकासवाद की ओर आकर्षित होने के कारण वैज्ञानिकों ने मेंडल के कार्यों
एवं नियमों के महत्व की ओर ध्यान नहीं दिया। मेंडल का यह महत्वपूर्ण कार्य 35 वर्षों तक उपेक्षित रहा। मेंडल की मृत्यु सन 1884 में हुई थी। इनकी मृत्यु के 16 वर्ष के बाद सन 1900 में 3 वैज्ञानिकों, तीनों के नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखिएगा। उनमें से पहले हैं हालैंड के ह्यूगो डिब्रिज, दूसरे हैं ऑस्ट्रिया के ईवी शेरमार्क और तीसरे हैं जर्मनी के कार्ल कोरेंस। अर्थात संक्षिप्त में कहा जाए तो ह्यूगो डिब्रिज, शेरमार्क और कोरेंस, इन्होंने स्वतंत्र रूप से अलग अलग काम करके निष्कर्ष निकाले और ऐसे निष्कर्ष निकाले जो कि मेंडल ने पहले ही प्रस्तुत किए थे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मेंडल के कार्य की पुनः पहचान हुई और मेंडल के नियमों की सत्यता एक बार फिर से प्रमाणित हुई। इन्हीं खोजों को मेंडल के नियमों की पुनर्खोज, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ कहा जाता है। उपर्युक्त वैज्ञानिक जिनके नाम अभी मैंने बताए, तीनों वैज्ञानिकों के प्रयोगों के परिणाम स्वरूप मेंडल की नियमों की खोज पुनः विश्व के सामने आई। आनुवांशिकता के नियमों को मेंडलिज्म के नाम से जाना जाता है। इस तरह से बच्चों, मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो महत्वपूर्ण कार्य किए उनके बारे में भी जानना आवश्यक था। आशा है आपने हमारी बातों को ध्यान से सुना होगा और समझा होगा। दूसरा, आज में फेडिंग्स पे आते हैं। जैसा कि हमने बताया भी है, वंशागति, 60 में सुन लीजिए। इनहेरिटेंस, आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना ही वंशागति या इनहेरिटेंस कहलाता है। विभिन्नताएं बता चुके हैं, आनुवांशिकी बता चुके हैं। वंशागत विभिन्नताएं तथा लैंगिक प्रजनन, इसको भी समझ लीजिए। लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवधारियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। लैंगिक प्रजनन में माता द्वारा दिए गए फीमेल गैमीट और पिता द्वारा दिए गए मेल गैमीट, यानी माता से प्राप्त मादा युग्मक और पिता से प्राप्त नर युग्मक, इनके आपस में संलयन से युग्मनज मीन्स जायगोट का निर्माण होता है। युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस के दौरान गुणसूत्रों के बीच क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है, जिसके कारण गुणसूत्रों के नए नए संयोजन बन जाते हैं। कौन सा फीमेल गैमीट कौन से मेल गैमीट से संलयन करेगा, इसका भी कोई पता नहीं होता है, अनिश्चित होता है। इस प्रकार लैंगिक प्रजनन में विभिन्नता की पूरी संभावनाएं बनी रहती हैं। जितने निकट संबंधियों के बीच लैंगिक प्रजनन होगा, विभिन्नताओं की संभावना उतनी ही कम होती जाएगी। अब आता है वंशागति, विभिन्नताएं तथा अलैंगिक प्रजनन, हेरिटेबल वेरिएशंस एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक प्रजनन में जीवधारियों की उत्पत्ति केवल एक ही जनक से होती है। जैसा कि आप प्रथम अध्याय में पढ़ चुके हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के परिणाम स्वरूप उसी तरह की संतति प्राप्त होती है जिसे हम क्लोन कहते हैं। उत्पत्ति केवल एक ही जनक से होती है और नई पीढ़ी में जनक पीढ़ी के सभी लक्षण ज्यों के त्यों उनकी संतानों में आ जाते हैं। एक प्रकार से यह जनक की हूबहू नकल यानी कार्बन कॉपी होती है। इस संतान या ऑफस्प्रिंग से न कह करके हम क्लोन के नाम से जानते हैं। वास्तव में संतान शब्द का प्रयोग लैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न जीवों के लिए ही किया जाता है। एक ही निश्चित अंडे से उत्पन्न जुड़वा बच्चे भी एक दूसरे के क्लोन कहलाते हैं। एक ही जनक से उत्पन्न क्लोनों के बीच विभिन्नताएं नगण्य होती हैं। यदि थोड़ी बहुत विभिन्नताएं हैं तो वातावरण जन्य होती हैं, वंशागतिक नहीं होती। फंजाई बैक्टीरिया की पूरी कॉलोनी एक ही बीजाणु से डेवलप होती है
अतः एक ही कॉलोनी में उपस्थित सभी बैक्टीरिया एक ही क्लोन कहलाते हैं। आनुवांशिकता या वंशागति क्या है, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस क्या है, तो जैसा कि आपको बताया हमने कि आनुवांशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को ही वंशागति या आनुवांशिकता कहते हैं। और ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में आपको हम विधिवत बता चुके हैं। तो इस प्रकार से जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षण वंशागत लक्षण या इन्हें हम आनुवांशिक विशेषक हेरेडिटरी कैरेक्टर और जेनेटिक ट्रेट्स के नाम से जानते हैं। आनुवांशिक विशेषकों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को ही वंशागति या आनुवांशिकता हेरेडिटी और इनहेरिटेंस कहा जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों में आनुवांशिक विशेषकों की वंशागति तथा जनक और संतति में आनुवांशिक समानताओं और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले बेटसन ने 1905 में किया था और बाद में ऑस्ट्रिया के पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकी की नींव डाली थी। और इस प्रकार से मेंडल ने आनुवांशिकी के 3 नियमों का प्रतिपादन किया। इसी कारण से मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। आनुवांशिकी एककों यानी हेरेडिटी यूनिट्स के लिए सन 1909 में जॉनसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया। अब इसके बाद ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में आपको हम समझा चुके हैं। उसके बाद अब है महत्वपूर्ण बातें जो मेंडल के प्रयोगों से संबंधित हैं। सबसे पहले है कि मेंडल के प्रयोग और निष्कर्षों की ओर लोगों का ध्यान पहले आकर्षित नहीं हुआ। इसके भी कई कारण रहे क्यों आकर्षित नहीं हुआ था या इनके कार्य को उस समय महत्व नहीं मिला। इसमें प्रमुख कारण है, पहला, उन्होंने अपने सिद्धांत एक ऐसी पत्रिका में छापे थे जिसे वैज्ञानिक ज़्यादा रुचि नहीं दिखाते थे या उस पत्रिका को वैज्ञानिक विशेष महत्व नहीं देते थे। दूसरा, मेंडल ने अपने लेख में सांख्यिकी का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया था जिसमें आमतौर पर जीव वैज्ञानिकों की ज़्यादा रुचि नहीं होती है। तीसरा, सन 1859 में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक थी, उसी समय प्रकाशित हुई थी। उन दिनों विकासवाद यानी इवोल्यूशन की चर्चा जोरों पर थी और सबके आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। संभवतः मेंडल के विचार उनके समय के वैज्ञानिकों की समझ से बाहर थे। अब आता है मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए पौधे का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स फॉर एक्सपेरिमेंट्स। क्यों मटर के पौधे का चुनाव किया, इसे भी समझना आवश्यक है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए गार्डन पी से पाइसम सटाइवम बॉटनिकल नेम में जाना जाता है, इसका चुनाव किया। और इस मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, उसके भी कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि मटर का पौधा एक वार्षिक पौधा होता है, एनुअल होता है। इसके पौधे की आयु 3 या 4 महीने ही होती है, अतः इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन करना बड़ा आसान सा, बड़ा संभव सा है। दूसरा, मटर के पौधे में नर एवं मादा जन्नांग एक ही पुष्प में होते हैं, अर्थात मटर का पौधा उभयलिंगी होता है। नर जन्नांग के रूप में पुंकेसर या पुमंग और मादा जन्नांग के रूप में जायांग या गाइनोशियम एक ही पुष्प में होता है।
तीसरा है पुष्प की रचना ऐसी है कि प्राकृतिक रूप से इनमें संकरण नहीं हो सकता, अतः इनमें केवल स्वपरागण ही होता है। स्वपरागण के कारण मटर के पौधे होमोजाइगस यानी समयुग्मजी होते हैं, अतः पीढ़ी दर पीढ़ी इनके पौधे शुद्ध लक्षण वाले बने रहते हैं। कृत्रिम परागण द्वारा बने संकर पौधे जननक्षम होते हैं और मटर के पौधे में बहुत से ऐसे लक्षण मिलते हैं जो एक दूसरे के विपर्यासी होते हैं। इस तरह से इन्हीं विशेषताओं के कारण मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया और वो इस पर सफल भी रहे। मटर के पौधे की एक खास बात और होती है कि इसमें कृत्रिम पर परागण सफलतापूर्वक किया जा सकता है। जब कली यानी बड निषेचन के लिए तैयार हो जाती है, तब उसे सावधानीपूर्वक खोलकर एक चिमटी की सहायता से सभी परागकोष निकाल दिए जाते हैं। इस क्रिया को विपुंसन या इमैस्कुलेशन कहते हैं, जिसको आपने चैप्टर नंबर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में पढ़ चुके हैं। इस क्रिया में वर्तिकाग्र को कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाती है। इसके बाद दूसरे पौधे के पुष्प में से परागकण लेकर वर्तिकाग्र पर रख दिए जाते हैं। इस कृत्रिम परागण की प्रक्रिया द्वारा विभिन्न जनकों के गुणों को संकरण द्वारा एक ही संकर संतान में लाया जा सकता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया और उन्होंने अपने प्रयोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार के निष्कर्ष निकालने में आसानी महसूस की, क्योंकि मटर के पौधे एक पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न करते हैं, जिससे कोई भी निष्कर्ष आसानी से निकाला जा सकता है। अध्ययन के लिए तुलनात्मक लक्षणों का चयन कौन कौन से 7 विपर्यासी लक्षण मटर के पौधे में थे, उन्हें भी जानना जरूरी है। जैसा कि तालिका में स्पष्ट है कि मटर के पौधे ऊपर की तरफ कौन कौन से लक्षण हैं, 7 लक्षण लिखे हुए हैं और उनमें विपर्यासी कैरेक्टर क्या है इसको भी दर्शाया गया है। जैसे पहला हम लेते हैं तने की लंबाई। मटर के पौधे में लंबा तना भी होता है और बौनापन भी होता है। लंबापन यानी टाल प्लांट ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, प्रभावी है, और बौनापन यानी डॉर्फ कैरेक्टर ये रेसेसिव होता है। दूसरा, पुष्पों की स्थिति। मटर के पौधे में पुष्प एक्जियल यानी अक्षीय स्थिति में हो सकते हैं या टर्मिनल अग्रस्त स्थिति में हो सकते हैं, जिसमें अक्षीय स्थिति प्रभावी है और अग्रस्त स्थिति अप्रभावी है। पुष्पों का रंग, मटर में पुष्प पर्पल कलर के होते हैं या फिर वाइट होते हैं। पर्पल कलर डोमिनेंट है, प्रभावी है, और वाइट कलर अप्रभावी या रेसेसिव होता है। चौथा है फली का रूप। मटर के पौधे में बनी हुई फलियां या तो इन्फ्लेटेड होती हैं, फूली हुई होती हैं, या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड होती हैं, संकीर्णित होती हैं। इन्फ्लेटेड डोमिनेंट कैरेक्टर है और संकीर्णित रेसेसिव यानी अप्रभावी कैरेक्टर है। पांचवा, फली का रंग। फली का रंग ग्रीन हो सकता है, हरा और पीला येलो हो सकता है। हरा रंग प्रभावी डोमिनेंट है और पीला रंग अप्रभावी यानी रेसेसिव होता है। बीज की आकृति, बीज राउंड यानी गोल हो सकता है और मटर के बीज झुर्रीदार यानी रिंकल्ड भी होते हैं। लेकिन राउंड यानी गोल डोमिनेंट कैरेक्टर है और रेसेसिव कैरेक्टर झुर्रीदार है, अप्रभावी लक्षण झुर्रीदार होता है। और सातवां और अंतिम विपर्यासी लक्षण है बीजों का रंग। मटर के बीजों को सबने देखा है, पीला भी होता है, हरा भी होता है, येलो एंड ग्रीन। लेकिन येलो जो है पीला डोमिनेंट कैरेक्टर है और ग्रीन रेसेसिव कैरेक्टर है।
इस तरह से आज आपने इस चैप्टर के बारे में बेसिक जानकारी हासिल की। आगे इसी चैप्टर के बारे में मेंडल के प्रयोग आदि सभी चीज़ें समझाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।